आज की कहानी है। बहू मेरे बेटे को मेरे से मिलने क्यों नहीं देती, अपने साथ मायके क्यों ले जाती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। घर में बहुत शांति पसरी हुई थी। अगर पत्ते भी हिलते तो उनकी आड़ तक सुनाई दे रही थी। उससे ज्यादा मौन और खामोशी तो वेदई जी के मन में थी। घर में दो शख्स मौजूद थे पर उसके बावजूद दोनों अलग अलग कमरों में थे। अचानक गिलास गिरने की आवाज आई तब वेदई जी की तंद्रा टूटी। उठकर रसोई में गई तो देखा पति सोमेश जी जमीन पर गिरे पानी को साफ कर रहे थे। आप रहने दीजिए, मैं साफ कर देती हूँ, पानी पीने आया था, पता नहीं। अचानक हाथ से गिलास कैसे कोई बात नहीं हो जाता है। कहती कहती वेदई जी सोमेश जी के हाथ से पोछा लेकर फर्श साफ करने लगी। सोमेश जी को उनकी ये सूफी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वह बोले, चलो पड़ोस के मंदिर में संध्या आरती करके आते हैं। मेरा मन नहीं है जी, आपको जाना है तो आप जाइए। आखिर कब तक बेटे का इंतजार करती रहोगी। 4-5 दिन बाद आ जाएगा ना। हाँ पता है कैसे आएगा, वेदई जी ने तंज कसते हुए कहा। छोड़ो भी क्यों, उम्मीद करके बैठी हो बेवजह। जितना ज्यादा उम्मीद करोगी उतना ही तुम परेशान होगी। मैं भी तो माँ हूँ। कहते कहते वेदई जी फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन इस बार सोमेश जी ने उन्हें शुभ नहीं कराया बल्कि उनका हाथ अपने हाथ में लेकर चुपचाप उन्हें रोने दिया। जब से वंश की शादी हुई है तब से ये हर बार का सिलसिला हो चुका है। वंश सोमेश जी और वेदई जी का इकलौता बेटा था। शादी के पूरे 7 साल बाद उसका जन्म हुआ था, इसलिए लाडला भी था। उसकी शिक्षा दीक्षा पर माता पिता ने बहुत अच्छे से ध्यान दिया था। पढ़ा लिखा कर उसे इंजीनियर बनाया। आज एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर है। वंश अच्छी तरह से सेटल हो चुका था, इसलिए 2 साल पहले काफी सोच समझ कर उसकी शादी रोमा से करा दी गई। काफी अरमान थे कि बहू घर आएगी तो थोड़े दिन ही सही घर में रौनक तो होगी। उसके बाद तो वैसे भी उसे वंश के साथ उसके जॉब प्लेस बेंगलुरु ही जाना था, पर अरमान सब धराशायी हो गए। शादी के बाद कुछ दिन तो घूमने फिरने में ही निकल गए और हनीमून से आने के बाद वह अपने मायके जाकर बैठ गई, ये कहकर कि फिर मुझे मेरी मम्मी की याद आ रही है। हाँ, जिस दिन वंश को बेंगलुरु रवाना होना था उससे एक दिन पहले रोमा ससुराल आई थी, वह भी अपना सामान पैक करने के लिए। तभी उसने वेदई जी से ढंग से बात नहीं की, पर सबको यही लगा कि वो अभी नहीं है। घर का माहौल भी नया है, इसलिए वह घुल मिल नहीं पा रही। पर यह गलतफहमी भी सोमेश जी और वेदई की दूर हो गई, क्योंकि रोमा जब भी आती सीधे मायके ही आकर रुकती थी और जिस दिन रवाना होना होता था उसके 3-4 घंटे पहले ससुराल आकर मिल लेती थी। पहले तो फिर भी वंश रोमा को मायके छोड़कर सोमेश जी और वेदई जी के पास आ जाता था, लेकिन पिछले 4 बार से वंश वेदई ही के साथ उसके मायके ही रुकता था। जब सोमेश जी ने वंश से कहा कि बेटा कुछ दिन अपनी माँ के पास भी रुक जाया करो, तो वंश ने मायूस होकर कहा, रुकना तो चाहता हूँ पापा, पर क्या करूँ, रोमा को पसंद नहीं है। वह कहती है कि मैं बेटी हूँ इसलिए मुझे मायके जाने की इजाजत लेनी पड़ती है। अब बताओ पापा मैं क्या करूं। पर बेटा हमने उसे कभी रोका कहाँ है, और वैसे भी वो हमारे पास रुकी कब है। सही कहा पापा, लेकिन क्या करे, कुछ कहो तो वह फिर लड़ने झगड़ने लग जाती है और फिर मैं घर की शांति के लिए
सुबह जाता हूँ और इस बार भी यही हुआ। वंश और रोमा पिछले 3 दिन से इस शहर में आए हुए हैं, पर रोमा के मायके में रुके हुए हर बार तो वैदेही जी तसल्ली कर लेती थी, पर इस बार उनकी हालत सोमेश जी से देखी नहीं गई। दूसरे दिन सुबह सुबह तैयार होकर सोमेश जी घर से रवाना हुए और सीधे पहुंच गए रोमा के मायके। इतनी सुबह उन्हें घर आया देखकर सब लोग हैरान रह गए। तभी रोमा के पापा ने कहा, अरे समधी जी, आज इतनी सुबह सुबह आइए, बैठिए ना। हाँ समधी जी, बस आपसे इजाजत लेने आया था, सोमेश जी ने भी अपने हाथ जोड़ते हुए कहा। उनकी बात सुनकर सब हैरान रह गए और एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। हम समझे नहीं समधी जी, आप कहना क्या चाहते? रोमा के पापा अभी भी हैरान परेशान थे। वह क्या है ना समधी जी, पहले जब बेटियां शादी होकर ससुराल जाती थी तो उसके मायके वाले उसे लिवाने आते थे और यूं ही उसके ससुराल वालों से इजाजत मांगते थे। देखिए समधी जी, हमें पता है कि जमाना बदल गया है, तो हमें कोई अंतराज नहीं। हम भी अपने बेटे को ले जाने के लिए आपसे इजाजत मांगने आए। उसकी माँ भी पूरा साल उसका इंतजार करती है, पर क्या करे, मेरा बेटा तो कुछ बोल नहीं पाता, इसलिए आप और रोमा कहे तो क्या मैं अपने बेटे को घर ले जा सकता हूँ? अरे समधी जी, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? बेटा बहू तो आपके ही हैं, उन पर आपका पूरा हक है। क्या सच में शादी के 2 साल में तो कभी लगा नहीं मुझे, उल्टा तो यही लगा कि मेरा बेटा भी मेहमानी बन गया, जो यहाँ से रवाना होने से पहले 1-2 घंटे पहले आता है और मेहमानों की तरह मिलकर चला जाता है। आखिर रोमा के पापा ने अपनी पत्नी और अपनी बेटी रोमा की तरफ देखा। दोनों नजरें झुकाए चुपचाप खड़ी हुई थी। आखिर रोमा के पापा बोले, माफ करना समधी जी, गलती आपकी नहीं है, गलती हमारी है। हमने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बेटी की शादी तो कर दी, पर कभी ये नहीं देखा कि वह अपने ससुराल में किस तरह का व्यवहार कर रही है। फिर रोमा से मुखातिब होकर बोले, रोमा जाओ, अपना सामान पैक करो, तुम आज ही अपने ससुराल जा रही हो, और याद रखना, जैसे तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे मिलने के लिए इंतजार करते हैं, वैसे ही तुम्हारे पति के मम्मी पापा भी उनसे मिलने के लिए इंतजार करते हैं। अगर यहाँ मिलने आती हो तो कम से कम दोनों जगह पर बैलेंस बनाकर चलो, और मेहमानों की तरह ही ससुराल जाना है तो माफ करना, आज के बाद मायके में तुम्हारा स्वागत भी मेहमानों की तरह ही होगा। याद रखना, कोई शिकायत का मौका ना मिले। अपने पापा के कड़े रुख को देखकर रोमा की ज्यादा कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उसने अंदर जाकर अपना और वंश का सामान पैक किया और सोमेश जी के साथ ससुराल रवाना हो गई। इधर घर की डोरबेल बजी तो वैदेही जी ने जाकर दरवाजा खोला। सामने बेटे बहू को खड़ा देखकर वह खुश हो गई। अरे तुम लोग आज ही जा रहे हो क्या? वैदेही जी का सवाल सुनकर बेटा बहू झेप गए, पर फिर वंश माँ को गले लगाता वह बोला, नहीं माँ, इस बार हम कुछ दिन आपके पास भी रुक कर जाएंगे, वहाँ आपके बिना मन नहीं लगता था। सस में रुको रुको, मैं अभी आई। वैदेही जी फटाफट भागती हुई पूजा घर में गई और पूजा का थाली लगाकर ले आई और बेटे बहू की आरती उतार कर उन्हें घर में लिवा लाई। थोड़ी देर बाद सोमेश जी घर में आए और वैदेही जी को खुशी को देखकर खुश हो गए। कहाँ चले गए थे? सुबह सुबह देखो बच्चे घर आए और अब ये लोग कुछ दिन यहीं रुकेंगे। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, कहकर सोमेश जी अपने कमरे में चले गए, पर ना उन्होंने कभी अपनी पत्नी को बताया और ना ही उनके बेटे बहू को बताने दिया कि बेटे बहू अचानक रुकने के लिए घर कैसे आ गए। आखिर वो एक माँ के विश्वास को बनाए रखना चाहते थे।